दोस्तों, आपने चाइना वॉल के बारे में सुना होगा। ये दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। ये दीवार इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर आप इस पर पैदल सफर करें तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में आपको 18 माह लग जाएंगे। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट की मदद से ही देखा जा सकता है। अगर आप इसे जहाज की मदद से मुकम्मल तौर पर देखने की कोशिश करेंगे तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। इसका एक हिस्सा गोबी डिजर्ट से शुरू होता है और खतरनाक जंगलों और पहाड़ों से होता हुआ समुद्र में जाकर खत्म होता है और इसका साइज 8,850 किलोमीटर है। आखिर इस दीवार को क्यों बनाया गया और जिस पॉइंट से ये दीवार शुरू होती है वहाँ साइंसदानों ने ऐसा क्या देखा जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 8,850 किलोमीटर डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर आप एक ट्रेन से लगातार सफर करें तो इस डिस्टेंस को पार करने में आपको 14 दिन लग जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस दीवार को एक ट्रेन से पार करने में 14 दिन लग जाएंगे, तो इस दीवार को 650 साल पहले चाइना के लोगों ने कैसे बनाया होगा। इस चीज के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने इस दीवार को 2 तरीकों से स्टडी किया। एक था सैटेलाइट और दूसरा था ड्रोन। सैटेलाइट से साइंसदानों ने नोटिस किया कि इस दीवार में हर कुछ फीट पर टावर्स बने हुए हैं जिनके चारों तरफ विंडोज मौजूद हैं। यहाँ एक आदमी खड़ा होकर दूर तक आसानी से देख सकता है। असल में इन वॉच टावर से चारों तरफ निगरानी की जाती थी और पूरी दीवार में ऐसे 24,000 से ज्यादा वॉच टावर्स को फाइंड किया जा चुका है। इसके अलावा साइंसदानों ने दीवार की ऊपर वाली साइड पर इन छोटे छोटे सुराखों को देखा। जब इन सुराखों की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि 650 साल पहले चाइना की आर्मी के लोग यहाँ से दुश्मन पर तोप से हमला करते थे, जिससे दुश्मन इस दीवार पर नहीं चढ़ पाता था और उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ता था। यानी इस दीवार को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और दुश्मन के लिए इसे क्रॉस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कौन लोग थे जिनसे चाइना की आर्मी को इतना ज्यादा खतरा था। जब सैटेलाइट से इस दीवार को स्टडी किया जा रहा था तब साइंसदानों ने नोटिस किया कि ये दीवार रेगिस्तान, पहाड़ और खतरनाक जंगलों से गुजरती है, जिसके बाद उनका ध्यान जंगलात की तरफ गया। उस दौर में यहाँ मंगोल रहा करते थे जो चाइना में आकर कत्लो गारत और लूट मार करते थे। मंगोलों से तंग आकर चाइना की आर्मी ने इस दीवार को बनाया ताकि मंगोल जंगलात से चाइना के अंदर दाखिल ना हो सके। ये तो पता चल चुका था कि इस दीवार को क्यों बनाया गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि इस दीवार को कैसे बनाया गया। सैटेलाइट से साइंसदानों ने इस पॉइंट को नोटिस किया। यहाँ से ये दीवार सबसे ऊंचे पॉइंट से होकर गुजरती है। असल में ये एरिया बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिनचैंग का पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं और ये एरिया इस दीवार का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसे देखकर वो सोच में पड़ के कि आखिर इतने ऊंचे पॉइंट पर उस वक्त के लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे पहुंचाया, जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। इस चीज के बारे में जानने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन्स की मदद से इस दीवार का 3D मैप बनाया गया। 3D मॉडल से इस वॉल का सारा मैप साइंसदानों के सामने था। मॉडल से उनको इस दीवार की नीचे वाली साइड पर कुछ सुराख दिखाई दिए। ये छोटे छोटे सुराख असल में डोर्स थे जो इस दीवार के बिल्कुल नीचे बनाए गए थे, जिनसे दीवार के दूसरी जानब आसानी से जाया जा सकता था। ये दरवाजे पहाड़ों के अंदर छुपे हुए थे जो आसानी से दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से इन डोर्स को सीक्रेट डोर्स का नाम दिया गया। अब सवाल ये आता है कि इन डोर्स को क्यों बनाया गया। अभी साइंसदान इसके बारे में रिसर्च कर ही रहे थे कि इन्हें एक सुराख दिखाई दिया जिसे तोड़ा गया था। असल में ये एक टनल का सुराख था जिसको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा गया था, जिसके पास साइंसदानों ने कहा कि इन डोर्स और सीक्रेट टनल को उस वक्त मिंग्स की आर्मी ने इसीलिए बनाया कि जब मंगोल हमला करे तो आर्मी के लोग इंडोर से जंगलों में जाकर बैक साइड से मंगोलों पर हमला कर सके। सैटेलाइट की मदद से उनको ये भी पता चला कि ये दीवार ईस्टर्न चाइना से शुरू होकर चाइना के गोबी डिजर्ट तक फैली हुई थी। यहाँ एक खूबसूरत किला बना हुआ है। ये किला बहुत ज्यादा बड़ा है
और शायद यही उस वक्त की आर्मी का हेडक्वार्टर था। अभी तक साइंसदानों को ये लग रहा था कि ये दीवार गोबी डिजर्ट में आकर खत्म हो जाती है, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीर में एक ऐसी चीज थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार खत्म होती है, वहाँ से एक और दीवार शुरू होती है। जब साइंसदान वहाँ गए तो उन्होंने देखा ये दीवार ग्रेट फॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन बाद में ये बात कंफर्म हो गई कि ये दीवार ग्रेट फॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी है। इसके अलावा वहाँ पर उनको कुछ चीजें मिली। जब उनकी डेटिंग की गई तो पता चला ये चीजें 2200 साल पुरानी हैं, यानी ये चीजें मिंग्स डायनेस्टी से 1500 साल पुरानी हैं। लेकिन उस वक्त ना चाइना में मिंग्स डायनेस्टी की हुकूमत थी और ना ही मंगोल थे। तो फिर ये दीवार क्यों बनाई गई और इसे किसने बनाया? इस दीवार के साथ बहुत अजीबोगरीब स्ट्रक्चर भी बने हुए थे। साइंसदान उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनको अचानक कुछ ऐसी लकड़ियों के टुकड़े मिले जिन पर कुछ लिखा हुआ था। ये टुकड़े 2200 साल पुराने थे और इन लकड़ियों के टुकड़ों पर लिखी चीजों को आसानी से पढ़ा जा सकता था। जब इसकी ट्रांसलेशन की गई तो पता चला ये टुकड़े किसी कमांडर के थे। इन टुकड़ों पर लिखा हुआ था कि जब हंस हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर पर फ्लैग लहराए जाएं और आज के वक्त हमला होने पर वॉच टावर पर आग लगाई जाए। असल में हंस 2200 साल पहले इन इलाकों पर हुकूमत करते थे और इनके वॉरियर्स मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, जिसके बाद साइंसदानों को पता चला कि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स वॉच टावर थे जो 2200 साल पुराने थे। ये दीवार भी हजारों मील तक फैली हुई थी। इस वॉल के साथ साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत में मिले जिनको देखकर ये पता चला कि इस वॉल से सिर्फ बॉर्डर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता था, बल्कि इस वॉल से सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट किया जाता था। सिल्क रूट को कदीम जमाने में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो चाइना को ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज से जोड़ता था। इस रूट पर ज्यादातर रेशम की ट्रेड होती थी, इसलिए इस रूट को सिल्क रूट का नाम दिया गया। चाइना के लिए ये रूट बहुत ज्यादा अहम था क्योंकि ज्यादातर ट्रेड इसी पर होती थी, इसीलिए चाइना को किसी भी तरह इस रूट को प्रोटेक्ट करना था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पुरानी दीवार की लंबाई 12,000 किलोमीटर है, जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी बड़ी है। अगर चाइना की सभी वॉल्स को जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई 21,000 किलोमीटर बनती है और अगर सभी वॉल्स को स्ट्रेच किया जाए तो ये दीवार आधे से भी ज्यादा दुनिया में फैल सकती है। साइंसदान के मुताबिक ग्रेट वॉल का 40% हिस्सा टूटकर गायब हो चुका है और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में 4 लाख लोग मर गए थे, यानी लोगों से सजा के तौर पर काम करवाया जाता था और जो लोग मर जाते उनको इसी दीवार के अंदर दफन कर दिया जाता। 1922 में हॉवर्ड कार्टर को इजिप्ट में मौजूद किंग्स वैली से 3000 साल पुराने किंग टूटनखामुन का टॉम मिला। जब इस टॉम को खोला गया तो अंदर मौजूद चीजों को देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये चैम्बर सोने से बनी चीजों से भरा हुआ था। इन चीजों में खालिस सोने से बना हुआ मास्क था जिसका वजन 9 किलोग्राम से ज्यादा था। इस मम्मी को 3 कॉफिन में रखा गया था। ये कॉफिन भी खालिस सोने से बने थे। इन कॉफिन को जिस चीज से ढका गया था वो भी सोने से बनी हुई थी। इस चैम्बर के अलावा वहाँ मौजूद चीजें भी सोने से बनी थी, यानी अगर इन सभी चीजों का वजन किया जाए तो साइंटिस्ट को टूटनखामुन के टॉम से 120 किलो सोना मिला था। इस सोने को देखकर साइंसदानों के माइंड में एक सवाल आ रहा था कि आखिर उस वक्त लोगों ने इतना सोना कैसे इकट्ठा किया और कहां से, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के जरिए इतना सोना इकट्ठा करने में 10 साल लग जाएंगे और इस वक्त उन लोगों ने इतना सोना कैसे इकट्ठा कर लिया जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। इस चीज के बारे में जानने की जिम्मेदारी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थॉमस ने उठाई। थॉमस ने टूटनखामुन के चैम्बर से मिलने वाली चीजों के डिजाइन और कॉम्पोजिशन को अच्छी तरह से स्टडी किया, जिसके बाद उसे पता चला कि इस सोने को किसी दूसरे मुल्क से नहीं बल्कि किंग्स वैली में मौजूद पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब उसका अगला काम उस पहाड़ को फाइंड करना था जिससे इतना ज्यादा सोना निकाला गया। किंग्स वैली में बहुत ज्यादा पहाड़ मौजूद हैं और इतने सारे पहाड़ों में से उस पहाड़ को फाइंड करना जिससे सोना निकाला गया बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। थॉमस एक और आर्कियोलॉजिस्ट जो उनके साथ मिलकर किंग्स वैली के पहाड़ों को स्टडी कर रहा था।
तो अचानक उसे ऐसे पत्थर दिखाई दिए जिसमें सोना मौजूद था, जिसकी वजह से थॉमस का ख्याल था कि अगर टूटनखामुन के चैम्बर से मिलने वाला सोना इसी एरिया से निकाला गया है तो यहाँ पर उन चीजों के टुकड़े या निशान जरूर मिल सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके इस एरिया से सोना निकाला जाता था। इन चीजों को फाइंड करने के लिए उनको इस एरिया को अच्छे से देखना होगा, लेकिन ये एरिया 1 लाख से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से दूर दूर तक कोई निशान दिखाई नहीं देता। थॉमस और उसका साथी कई घंटों तक इस रेगिस्तान में घूमते रहे। जिस वक्त वो रेगिस्तान के काफी अंदर तक चले गए तो उन्हें एक पहाड़ के नीचे कोई चीज दिखाई दी। वो गाड़ी से उतरकर उसके करीब गए तो पता चला कि ये हजारों साल पुराना कुआं है जो अब खुश्क हो चुका है। रेगिस्तान के बीचों बीच इस कुएं के मिलने का मतलब है कि किसी दौर में लोग इस जगह से गुजरते थे और इस कुएं से पानी निकाल कर पीते थे। जब ये दोनों थोड़ा आगे गए तो इनको एक कमरा दिखाई दिया। अंदर से इस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह लोग आकर नाउज़ुबिल्लाह इबादत करते थे, जैसे ये कोई टेंपल हो। इस कमरे की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई गई थी। जब इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखा गया तो इनमें जॉन को ऐसी चीज मिली जिसने उन दोनों को हैरान कर दिया। उस साइंसदान ने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपा है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। पेंटिंग्स को देखकर पता चला कि ये कुआं इस रेगिस्तान का सबसे पहला स्टॉप था। यहाँ पर हजारों साल पहले सोना निकालने वाले लोग आराम करने के लिए रुकते थे। असल में इस कुएं से आगे वो पहाड़ था जिससे उस वक्त लोग सोना निकालते थे। वहाँ तक उन लोगों ने कई कुएं बनाए थे। यहाँ पर रुककर वो लोग रेस्ट करते थे और हर कुआं 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया था। यानी एक कुएं से दूसरे कुएं तक जाने में उन लोगों को कई दिन लग जाते होंगे। यानी अब उन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट को पता चल चुका था कि अब उनको कहाँ जाना है और उन्होंने मजीद आगे जाने का फैसला किया। हर 70 से 80 किलोमीटर के बाद कुएं तो आते गए, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी यहाँ से सोना निकाला जाता था। उन्होंने 2 दिनों तक अपना सफर जारी रखा और फिर अचानक उन्हें एक पहाड़ के पास बहुत सारे पत्थर दिखाई दिए। ये पत्थर हर जगह बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने उठाकर इन्हें रखा हो। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सोना निकालने वाले लोगों का कैंप लगती है। जब उन्होंने उन पत्थरों को स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिनसे इनके सवालों के जवाब मिलने वाले थे। असल में उनको पत्थरों से बने ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, इसे इस टूल की मदद से तोड़कर क्रश किया जाता था और फिर इस क्रश में से सोने के ज़रात को निकाला जाता था। जब उन्होंने इस जगह को मजीद स्टडी किया तो उनको ऐसे ही कई और टूल्स मिल गए। थॉमस को एंशिएंट गोल्ड माइनिंग टेक्निक के बारे में काफी कुछ पता था, इसीलिए उसने कहा कि हो सकता है उस वक्त लोग पहाड़ों को खोद खोद कर इनमें टनल्स बनाते थे। वो इन टनल्स में से एक खास तरह के पत्थर को फाइंड करके बाहर एक कैंप में भेज देते। यहाँ वो इस वक्त मौजूद है। फिर यहाँ मौजूद दूसरी टीम इन पत्थरों को क्रश करके इनमें से सोना निकालती थी और फिर उस सोने को किंग्स वैली में भेजा जाता। थॉमस को पत्थरों से सोना निकालने वाला कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अब उनको उन टनल्स को फाइंड करना था जिनसे ये पत्थर निकाले जाते। उन्होंने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तलाश की, लेकिन उन्हें वो टनल नहीं मिल सकी। थॉमस के मुताबिक हजारों सालों में यहाँ बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आए होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है ये टनल गिरकर बंद हो गई। साइंसदानों के मुताबिक गोल्ड माइनिंग का ये तरीका बहुत ज्यादा मुश्किल था। उनके मुताबिक अगर उस दौर में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करें तो वो सिर्फ 1 चम्मच गोल्ड को इकट्ठा कर सकते होंगे। जितना सोना टूटनखामुन की टॉम्ब से मिला है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हजारों लोग एक ही वक्त में मिलकर काम करते होंगे, लेकिन फिर भी इतना सोना इकट्ठा करने में उन्हें कई साल लगे होंगे। सोना छोटे छोटे टुकड़ों में निकाला जाता है जिनको किंग्स वैली में भेजा जाता था। यहाँ पर उस सोने को पिघलाकर उससे चीजें बनाई जाती जो टूटनखामुन के टॉम्ब से मिली हैं। जब इन चीजों को काउंट किया गया तो इनकी तादाद 5000 थी और इन सारी चीजों का कैटलॉग बनाने में ही साइंसदानों को 10 साल लग गए। कुछ हद तक ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि इस सोने को कैसे हासिल किया गया, लेकिन आज भी ये दोनों साइंसदान इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जब आलिया इस्माइल
टूटनखामुन के चैम्बर को स्टडी कर रही थी तो उसने दीवार पर बनी पेंटिंग को स्कैन करके अच्छे से देखा तो उसे पेंटिंग पर एक निशान नजर आया। जब उस निशान की उसने जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि ये निशान किसी दरवाजे का हो सकता है, यानी इस पेंटिंग के पीछे एक और चैम्बर हो सकता है। ये उसका उस निशान को देखकर एक अंदाजा था। इस बात को कंफर्म करने के लिए या तो इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा या फिर इस जगह को स्कैन करना पड़ेगा। इसीलिए उसने इस जगह को स्कैन करने का सोचा। जब उसने स्कैन किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इस पेंटिंग के पीछे एक और चैम्बर है जिसमें एक मम्मी और साथ बहुत सारा सोना पड़ा हो सकता है। क्या सच में वहाँ कोई चैम्बर है और क्या उस चैम्बर में और खजाना दफन है? अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। इस दीवार का नाम है डिंगो फेंस या डॉग फेंस। ये दीवार ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट हिस्से से लेकर वेस्ट हिस्से तक फैली हुई है और इसकी टोटल लंबाई 5614 किलोमीटर है। अगर आप लाहौर से कराची के 5 चक्कर लगाएं तो इतना डिस्टेंस बनता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि चाइना की दीवार 21,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी, लेकिन उसके कई हिस्से हैं, जबकि ये दीवार एक लाइन में 5614 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई चाइना की दीवार से ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि इस दीवार को क्यों बनाया गया और इसे डिंगो फेंस या डॉग फेंस का नाम क्यों दिया गया। असल में डिंगो ऑस्ट्रेलिया का एक वाइल्ड डॉग है जो एक खतरनाक दरिंदा डॉग है, सेम उसी तरह जैसे लायन, चीता और भेड़िया है। इस डॉग ने भेड़, बकरी और छोटे एनिमल्स का बहुत ज्यादा शिकार किया, जिसकी वजह से 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में ऑस्ट्रेलिया के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये किसानों के लिए सर दर्द बन चुका था। इसी वजह से 1880 में ये फैसला किया गया कि एक बहुत बड़ी दीवार उस एरिया के सामने बनाई जाए ताकि जंगली कुत्तों को खेतों वाले एरिया में आने से रोका जाए। और फिर उसी साल इस दीवार की तामीर का आगाज हुआ। एक एक करके कई फेंस बनाए गए और फिर बाद में उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया और ये दीवार 1950 में जाकर कंप्लीट हुई, यानी इस दीवार को मुकम्मल होने में 70 साल लगे। इस दीवार को बारबीड वायर और मैश वायर से बनाया गया था। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर पोस्ट लगाई गई और दीवार को काफी ऊंचा बनाया गया ताकि जंगली कुत्ते इसको पार करके खेतों में दाखिल ना हो सके। इस दीवार को बने हुए कई साल हो चुके हैं। किसान इस दीवार से कुत्तों को खेतों में आने से रोकने में काफी हद तक कामयाब हो चुके थे, जिसकी वजह से आज भी इस दीवार की फेंस की मरम्मत की जाती है, जिसके लिए एक स्टाफ मुकर्रर किया गया है जो रोजाना पूरी दीवार को चेक करता है। यहाँ से दीवार टूटी होती है, इसे फौरन वहाँ से ठीक किया जाता है। ये फेंस ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट से लेकर क्वींसलैंड के वेस्ट हिस्से तक फैली हुई है। इस दीवार का मतलब है कि फेंस की एक तरफ डिंगो डॉग रहते हैं और दूसरी तरफ नहीं, यानी इस दीवार से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफी हद तक सेव हुई है। पहले हर साल डॉग्स कई एनिमल्स का शिकार करते थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी काफी ज्यादा नुकसान होता। लेकिन जब से इस दीवार को बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया का नुकसान काफी हद तक कम हो चुका है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफी हद तक बेहतर हुई। लेकिन यहाँ इस फेंस से फायदा हुआ है, वहीं कई लोगों ने इस चीज के खिलाफ आवाज भी उठाई है। उनके मुताबिक जब इस डॉग को किसी एरिया में जाने से रोक दिया जाए तो छोटे छोटे रैबिट्स और कैंगरूज की पॉपुलेशन में इजाफा हो जाता है। ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है कि उनको खुराक की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से अनाज का ज्यादातर हिस्सा रैबिट्स और दूसरे एनिमल्स खा जाएंगे जो किसी भी खाते में नहीं आएंगे, जिससे भी किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये फेंस बहुत ज्यादा लंबी और महंगी है। हर साल इसकी मेंटेनेंस पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। न्यू स्टडी से पता चला है कि यहाँ पर डिंगो रहते हैं, वहाँ पर एनिमल्स और पौधों की ज्यादा वैरायटी देखी गई है जो ज्यादा अरसे तक बरकरार रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिंगो छोटे शिकार एनिमल्स को खा जाते हैं, जिससे एक बैलेंस बना रहता है। एक टर्म यूज होती है ट्रॉफिक कैस्केड। इसका मतलब है कि जब एक दरिंदे को हटा दिया जाए तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी साइंस के मुताबिक शायद डिंगो डॉग्स इतने बुरे नहीं हैं जितना उनको समझा गया
ऑस्ट्रेलिया की ये फेंस अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गई है। लोग दूर दूर से इस फेंस को देखने आते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब वीडियोस और आर्टिकल्स में इसकी बात होती है। कुछ लोग इसे द ग्रेट वॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। अगर हम इसे चाइना की ग्रेट वॉल से कंपेयर करें तो कुछ डिफरेंसेस सामने आते हैं। चाइना की दीवार को मिलिट्री डिफेंस के लिए बनाया गया था, जबकि डिंगो फेंस को इकोलॉजिकल डिफेंस के लिए बनाया गया है। चाइना की वॉल पत्थरों और ब्रिक से बनी थी, जबकि डिंगो फेंस फायर और वुड के मिक्सचर से बनी है। चाइना की वॉल अब एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जबकि डिंगो फेंस अभी भी फुली फंक्शनल है। ये बात आप जान लें, डिंगो फेंस को मेंटेन करने के लिए 6000 किलोमीटर से ज्यादा पेट्रोल रोड्स हैं। इस फेंस का एक हिस्सा इलेक्ट्रिकल है, ताकि जब कोई डॉग इसे छुए तो उसे करंट लगे, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाए और दीवार के पास ना आ सके। फेंस के अराउंड वाइल्ड लाइफ कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जो हर हरकत को मॉनिटर करते हैं। कुछ जगह पर ये फेंस लंबाई में इतनी ज्यादा सीधी है कि आप उसे सैटेलाइट की तस्वीर में आसानी से देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस दीवार को बनाना ठीक है या इकोसिस्टम को खराब करना है? क्योंकि अल्लाह ने जो चीज बनाई है वो बगैर मकसद नहीं है, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। जैसे डॉग्स को रोकने से बैलेंस बिगड़ा और खरगोश और दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ, जिससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।